हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जनपद और महाजनपद का डेवलपमेंट होने लगा था। नई नई सिटीज डेवलप हो रही थी इस टाइम पीरियड में। किंग्स जो थे वो पावरफुल होते जा रहे थे। जब अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें किंग्स जो थे वो आम आदमी की तरह ही रहा करते थे लोगों के बीच में। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, कोई उनका कोई अलग से पैलेस या कुछ ऐसा चीज नहीं होता था। बस ऐसा था कि अगर कोई वार होता था तो वो लोग लीड करते थे और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, किंग बोलते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा कि किंग काफी ज्यादा पावरफुल होने लगे थे। ये लोग अश्वमेध यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे अपने पावर को शो करने के लिए। और इसके अलावा इस समय पर स्टैंडिंग आर्मी आ गई थी और जो है जनपद महाजनपद का डेवलपमेंट होने लगा था। मतलब बड़ी बड़ी टेरिटरीज जो है होने लगी थी, इनकी कैपिटल सिटी थी, फोर्टिफिकेशन हो रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि काफी सारे चेंजेस आ रहे थे इस टाइम पीरियड में, लेटर वैदिक वाले पीरियड में। और इस समय पर हमने एक चीज और देखी थी कि वर्ण सिस्टम जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, है ना। वर्ण सिस्टम का डेवलपमेंट तो अर्ली वैदिक पीरियड में ही हो गया था, जिसमें लोगों को 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं तो वो बर्थ के बेसिस पे कर दिया गया कि अगर आपके पेरेंट्स ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण ही होंगे, आपके पेरेंट्स क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय होंगे। तो इसी तरीके से, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो शूद्र होते थे उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। क्या होता था कि उन लोगों को वेद वगैरह पढ़ना अलाउड नहीं था, वो लोग जो असेंबलीज होती थी उन सबको अटेंड नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से चीजें लेटर वैदिक पीरियड में चल रही हैं। अब इसी समय में हम क्या देखते हैं कि सभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तो एक नहीं होता है। तो सभी लोगों को ये जो वर्ण सिस्टम था वो अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ क्षत्रियों का मानना था कि जो है ब्राह्मण सुपीरियर नहीं होना चाहिए। हमने देखा था ना कि जो ये लोग थे उसमें से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इसमें जो ब्राह्मण थे वो सबसे ज्यादा सुपीरियर माने जाते थे, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। तो कुछ क्षत्रियों का ऐसा मानना था कि ब्राह्मण जो है सुपीरियर नहीं, हम सुपीरियर हैं। कुछ का मानना था कि ये जो पूरा वर्ण सिस्टम है ये बर्थ के बेसिस पर होना ही नहीं चाहिए। कुछ का मानना था कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए लोगों को। तो इस तरीके से सबका अपना अपना व्यू था, ठीक है। तो अब इसी समय में हम लोग देखेंगे कि 2 नए-नए रिलीजन जो हैं वो इमर्ज होते हैं। तो अब इन रिलीजन के इमर्ज होने का कारण क्या था? इनके फाउंडर्स कौन थे? और इनकी टीचिंग्स क्या थीं? किस तरीके से वो माहौल था? ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है अनघा के स्कूल ट्रिप से, ठीक है। अनघा एक बच्ची है जिनका जो है स्कूल ट्रिप जाने वाला है और वो भी उस ट्रिप में पार्टिसिपेट कर रही है। तो क्या होता है कि ये ट्रिप कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है? पुणे महाराष्ट्र से ये जा रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इनकी जो अनघा की मदर हैं वो इनको छोड़ने के लिए जाती हैं स्टेशन पर। तो टीचर से बोलती हैं कि डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। वो टीचर से बोलती हैं कि बच्चों को गौतम बुद्ध के बारे में बताइएगा और इनको सारनाथ दिखाने के लिए भी ले जाइएगा। अब वो ऐसा क्यों बोलती हैं? गौतम बुद्ध कौन थे और सारनाथ वो दिखाने के लिए क्यों बोलती हैं? सारनाथ का क्या कनेक्शन है? ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमको अंत में इसके सारे आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। अब बुद्धा की स्टोरी हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका क्या पूरी स्टोरी है। सिद्धार्थ Siddhartha, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. अब देखिए क्या है कि जो गौतम बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम क्या था। देखिए कई बार एग्जामिनेशन में आपका ये भी चीजें पूछ ली जाती है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके क्या है, फाउंडर हैं। इसके अलावा क्या है, इनका बर्थ जो है वाज बॉर्न अबाउट 2500। अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें तो इनका बर्थ कहा जाता है कि इनका बर्थ हुआ था 563 बीसी में। किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का बर्थ, ठीक। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ है 2500 ईयर्स अगो। दिस वाज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज। इस समय पर क्या है कि रैपिड चेंज हो रहा था। रैपिड चेंज तो मैंने अभी आपको समझाया है कि क्या हो रहा था, है ना, कि किंग पावरफुल हो रहे थे, टैक्स लिया जा रहा था लोगों से, वर्ण सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा था, सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, फोर्टिफिकेशन हो रहा था। यही सारे जो है रैपिड चेंज हम लोग देखेंगे।
अब फिर उसके बाद क्या है, एज यू सा इन चैप्टर 5 सम किंग्स इन द महाजनपदाज वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ था और उनके जो किंग थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है दूसरे की टेरिटरी भी जो है अपने में मर्ज कर लेते थे, वॉर्स लड़ते थे बड़े-बड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी वजह से ये लोग पावरफुल हो रहे थे। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग, नए-नए सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था एंड लाइफ वाज़ चेंजिंग इन द विलेजेस एज़, और जो विलेजेस जो गाँव होते थे वहाँ पर भी लाइफ जो है चेंज हो रही थी। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। जो बहुत सारे थिंकर्स थे उस टाइम के, वो जो इस सोसाइटी में चेंज आ रहे थे उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो लोग और क्या कोशिश कर रहे थे, वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि लाइफ की ट्रू मीनिंग क्या है, मतलब जीवन का असली सच क्या है। ठीक है। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज साक्य गण। अब देखो गण क्या होते हैं, ये चीज हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो जनपद या महाजनपद जो हो रहे थे उनमें एक किंग होता था, है ना। लेकिन उनमें कुछ गण थे जिसमें केवल एक किंग नहीं होता था, उसमें कई लोग एक साथ मिलकर के रूल किया करते थे और उन सभी को राजा कहा जाता था, किंग कहा जाता था। तो ऐसी जो टेरिटरी होती थी उनको क्या कहते थे, गढ़ बोलते थे या फिर संघ बोला जाता था। ठीक। तो जैसे एक एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था वज्जी। ठीक है। तो द बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज शाक्य। ये गौतम बुद्ध जो थे वो कौन से गढ़ से बिलोंग करते थे, शाक्य। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। और वो थे कौन, क्षत्रिय थे। व्हेन ही वाज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। जब वो यंग थे तो उन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया, अपना सारा ऐशो आराम छोड़ दिया, किस लिए, ज्ञान की खोज में, इन सर्च ऑफ नॉलेज। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। वो बहुत सालों तक घूमते हैं, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। कई लोगों से जो है मिलते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार वेयर ही अटेंड इनलाइटनमेंट। बाद में फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना रास्ता खुद खोजेंगे रियलाइज करने के लिए कि ट्रुथ है क्या। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने मेडिटेट किया, कहाँ पर, बोध गया नामक जगह। बोध गया कहाँ पर है, आपका बिहार में देखने के लिए मिलेगी। बिहार में बोध गया नामक जगह देखने के लिए मिलेगी। तो वहां पर बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ये क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं और इनको इनलाइटनमेंट मिलता है। कहाँ मिलता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला था। ठीक है। इनलाइटनमेंट को हम लोग एक टर्म भी बोलते हैं, निर्वाण, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, मैंने आपको एडिशनली बता दिया है बस। ठीक है। आफ्टर दैट ही वाज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। और जब उनको इनलाइटनमेंट मिल गया, जो इनलाइटन हो गए वो, उसी के बाद उनको क्या कहा गया, बुद्धा। क्योंकि बुद्धा का मतलब होता ही है द इनलाइटेंड वन। जो इनलाइटेंड हो चुका है उसको हम बोलेंगे बुद्ध, और द वाइज वन, जो वाइज है। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद जब वो उनको इनलाइटनमेंट मिल गया तो इसके बाद वो क्या करते हैं, सारनाथ जाते हैं। वाराणसी के पास में है सारनाथ, जहाँ वो अपना पहला सरमन देते हैं, मतलब पहला जो है, पहली बार जो है लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं इस सब के बारे में। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास अवे एट कुशीनगर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर या कुशीनार में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर या कुशीनार में। और इन्होंने जो है अपनी पूरी लाइफ जो है क्या किया, फिर पैदल इधर से उधर घूमते रहे और लोगों को टीच किया, लोगों को बताया अपनी जो इनकी टीचिंग्स थी, जो इनलाइटेंड हुए थे, जो चीज़ें जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बारे में वो जगह जगह पर जाकर लोगों को बताया करते थे। और इसके बाद इन कब तक ये बताया, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती। कहाँ, कुशीनगर में। इनकी डेथ का जो टाइम पीरियड है वो भी कहा जाता है कि 483 BC, अराउंड 483 BC आप लोग देखेंगे कि इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल। अब बुद्धा की जो टीचिंग है उनको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। अब वो क्या बोलते हैं कि जो लाइफ है वो दुखों से भरी हुई है एंड अनहैप्पीनेस। कोई भी लोग खुश नहीं है, लोगों के जीवन में दुख भरा हुआ है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। अब ये दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है हमारी क्रेविंग्स और हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और ये जो इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी हो नहीं सकती है। तो आप लोग देखते ही हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की इच्छा है
वो पूरी भी हो जाती है, उसके बाद एक नई इच्छा जागृत हो जाती है, जब वो पूरी होती है तब उसके बाद फिर एक नई इच्छा। तो ये इच्छा ऐसी चीज़ है, डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकती है। तो गौतम बुद्ध का मानना था कि जो हमारी लाइफ़ है वो दुखों से भरी हुई है और इस दुःख का कारण है हमारी डिज़ायर्स व्हिच ऑफ जो जिसको कभी भी फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सैटिस्फाइड। कई बार जब हमको मिल भी जाती हैं चीज़ें जो हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम सैटिस्फाई नहीं होते हैं और एंड वांट इवन मोर, और फिर हमको और ज़्यादा की चाह होती है और वांट अदर थिंग्स, या फिर हमें कोई और दूसरी चीज़ फिर चाहिए होती है। द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थर्स्ट और तन्हा। तो बुद्धा ने इस चीज़ को क्या कहा कि मतलब हमारी जो डिज़ायर है वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है, इसको उन्होंने क्या कहा, थर्स्ट बोले या फिर तन्हा। इन दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ किया जा सकता है, किसके लिए, कि जो हमारे डिज़ायर्स लिमिटलेस डिज़ायर्स है उसके लिए, थर्स्ट या तन्हा। ही टॉट दैट दिस कांस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने एक चीज़ बोली कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कैसे, बाय फॉलोइंग मॉडरेशन, मतलब मध्यम मार्ग। इनका जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बुद्धिज़्म का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया था, मॉडरेशन, मतलब किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमनेस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसको हमको अगर रिमूव करना है, डिजायर्स को रिमूव करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडरेशन की टेक्निक जो है अपनानी पड़ेगी, राइट। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने लोगों को सिखाया कि आप लोग जो है क्या रहिए, काइंड रहिए, एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर, और दूसरों के जीवन की रिस्पेक्ट करिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, एनिमल्स को इंक्लूड करके, मतलब सभी के आप लोगों को रिस्पेक्ट करना है, आपको दया की भावना रखना है। He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next। अब यहाँ पर आप एक दो चीजें समझेंगे क्या, कि वो कर्म में बिलीव करते थे। उनका कहना था कि आप लोग अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, वो सारी चीज़ें आपको लाइफ को अफेक्ट करने वाली हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, इट मीन्स कि वो लोग जो है आफ्टर लाइफ में बिलीव कर रहे हैं कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, इसमें ये बिलीव कर रहे हैं। यहाँ पर हमको दो चीज़ें देखने के लिए मिली ना, कि ये कर्म पे, बुद्धिज्म जो है कर्म पे बिलीव करता है और जो है नेक्स्ट लाइफ में भी बिलीव कर रहे हैं, राइट। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत। जो बुद्धा है उनकी टीचिंग कौन सी लैंग्वेज में थी, प्राकृत लैंग्वेज, जो आम लोगों की भाषा थी प्राकृत, तो उसमें उन्होंने जो है अपने लोगों को समझाया, लोगों को बताया, ताकि ये सारी चीज़ें लोग अच्छे से समझ सके, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। उनका मैसेज जो है लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सके, ठीक है, इसलिए उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया। तो उनकी ओवरऑल जब हम टीचिंग देखते हैं तो क्या, कि अगर हमको इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना है, जो हमारे दुख हैं, तो हमको मॉडरेशन टेक्निक अपनाना पड़ेगा, हमको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। और उन्होंने लोगों को कहा कि आप लोग काइंड रहिए, सभी की रिस्पेक्ट करिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमारे हर एक एक्शन का, हमारे हर एक कर्म का प्रभाव, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करेंगे, तो उसका इस लाइफ में और आने वाली अगली लाइफ में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमको कर्म भी अच्छे करना चाहिए। और उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि स्तूप, यहाँ पे स्तूप ऑफ एट सारनाथ, यहाँ पर सारनाथ का एक स्तूप का डायग्राम दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम दिया गया है स्तूप का है, ठीक है। अब स्तूप क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द स्तूप एट सारनाथ, दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूप वाज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज, यू विल, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो सारनाथ में जो है बुद्धा ने सबसे पहले अपना सरमन दिया था, है ना, तो इसी के याद में ये स्तूप बनाया गया था। अब स्तूप होता क्या है, स्तूप देखिए एक ऐसी चीज है कि जो बुद्धा के रिलिक्स हैं, जब बुद्धा की डेथ हुई ना, तो जो उनके रिलिक्स हैं, जो रिमेन्स हैं, उनको उसके नीचे मतलब आप बरी करके और उसके ऊपर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे रिलिक्स हो गए, एक सेकेंड, जैसे ये आप देखेंगे कि रिलिक्स हो गए, उनके रिलिक्स को किसी पॉट में रख दिया गया, कहीं पर भी रख दिया गया, और उसके ऊपर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर पहले बनाया जाएगा, और फिर ये एक बड़ा डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तूप। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में देखिए, यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि ये इसी तरीके से बनाया हुआ है ना। तो ये इस तरीके से थोड़ा बहुत चीज़ें आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, बट इसका जो बेसिक आप डायग्राम देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो यही देखने के लिए मिलेगा। तो ये इनकी डेथ को जो है डिनोट करता है, स्तूप, ठीक है। तो अब आगे इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये होता क्या है। ही आल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स rather देन टू सिंप्लीफाई सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। अब उन्होंने एक चीज़ और बोला, लोगों को इनकरेज किया कि आप लोग खुद से इन सब चीज़ों को सोचिए रेदर देन एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। मतलब उनकी खुद की बातों पे वो बोलते हैं कि मेरी खुद की बातों पर आप लोग बिलीव मत करिए, आप लोग खुद भी इन चीज़ों को सोचिए। लोगों को इनकरेज किया, सोचने पर मजबूर किया, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है कीसा गौतमी की। ठीक है, तो हम इस स्टोरी को भी कवर करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यार ये फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा, गौतम बुद्ध के बारे में ये स्टोरी है। इसमें क्या कहा गया है कि वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड कीसा गौतमी। अब एक बार क्या है कि एक वुमन थी जिसका नाम था कीसा गौतमी, हुज सन हैड डाइड, जिसका जो है बेटा खत्म हो गया था, जिसकी बेटे की डेथ हो गई थी। सी वॉज सो सैड दैट सी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और वो क्या कर रही थी कि जो सिटी की रोड्स थी वहाँ पर अपने बच्चे को लेकर इधर से उधर घूम रही थी, लोगों से हेल्प मांग रही थी कि इसको वापस से जिंदा कर दो। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा। अब एक जो है इंसान उसको क्या करते हैं, गौतम बुद्ध के पास लेकर जाते हैं। तो बुद्धा सेड ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। तो वो बोलते हैं उस किसा गौतमी से कि आप एक काम करिए कि आप एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सरसों के बीज लेकर के आइए और मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। कीसा गौतमी वाज ओवरजायड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। अब कीसा गौतमी जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शुरू करती है अपना काम। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, लेकिन बुद्धा ने उसको रोका और कहा कि द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज डाइड। लेकिन आपको जो सीड्स लाने हैं वो ऐसे घर से होना चाहिए जहां पर आज तक किसी की भी डेथ नहीं हुई है। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। अब वो डोर टू डोर एक एक दरवाजे पर जाती है, बट वेयर एवर सी वेंट सी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर, फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल आंट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैड डाइड। मतलब वो सबके घरों पे जाती है और देखती है कि हर घर में किसी न किसी की डेथ तो हुई है, किसी के ग्रैंड पेरेंट की हो गई है, तो किसी की माता की, किसी के पिता की, बहन भाई, मतलब किसी न किसी की डेथ तो हुई ही है। तो इससे वो क्या बोलना चाहते थे, उस कीसा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे कि ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि सबके साथ होती है ना? तो ये यही उनका एक मैसेज था, ये उसको ऐसे समझाना चाहते थे ताकि वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ पाए, राइट? अब हम देखते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या थे और इसका क्या रेलेवेंस है। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब जिस टाइम पे यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध हैं, वो प्रीच कर रहे हैं लोगों को, अपनी टीचिंग्स बता रहे हैं, सारी चीज़ें टीच कर रहे हैं। तो उस टाइम पर और भी थिंकर्स हैं जो आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कौन से हैं क्वेश्चन? सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। अब डेथ के बाद लाइफ कैसी होती है, कुछ इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। अब दूसरे जानना चाहते हैं कि जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं वो क्यों करना चाहिए। मेनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। अब बहुत सारे थिंकर्स को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, जो कि डेथ के बाद भी रह जाएगी, जो कि मतलब इमॉर्टल है, जिसकी डेथ नहीं होती। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मन। उन्होंने इस चीज़ को क्या कहा कि ये चीज़ है आत्मन और द इंडिविजुअल सोल। ठीक है, आत्मा, आत्मन या इंडिविजुअल सोल एक ऐसी चीज़ है जो मतलब रह जाती है डेथ के बाद भी। एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। अब यूनिवर्सल सोल है ब्राह्मण है और आत्मन है इंडिविजुअल सोल। ठीक है, दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मन एंड ब्राह्मण वर वन। और उनका क्या मानना था कि जो आत्मन है और जो ब्राह्मण है, मतलब इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल, ये सब एक ही है। अल्टीमेटली ये सब क्या है, एक ही है। मेनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। अब इन सब के जो आइडियाज थे उपनिषद में लिखे गए हैं। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक। लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा था ना कि कई सारे 3 वेद जो भी है लिखे गए थे और उसके अलावा भी कई टेक्स्ट थे जिसमें ये उपनिषद भी आते हैं। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड एक सेकेंड, सिटिंग नियर
एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। मतलब जो उपनिषद है उसका क्या मतलब होता था कि अप्रोच करना, पास में बैठना और अपने क्वेश्चंस के जो आंसर है वो लिखते थे या फिर सर्च करते थे। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन टीचर्स एंड स्टूडेंट। अब ये जो टेक्स्ट है उपनिषद है, इसमें आप मोस्टली क्या देखेंगे कि टीचर और जो स्टूडेंट है उनके दोनों के बीच ही कन्वर्सेशन दी गई है। मतलब पास में बैठकर जो एक डिस्कशन होता है, उपनिषद का लिटरल मीनिंग वो चीज़ होता है। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। सिंपल डायलॉग्स के थ्रू में आइडियाज को जो है इसमें दर्शाया गया है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। जो उपनिषद थिंकर्स जो थे उपनिषद में, तो वो मोस्टली जो है मेन होते थे, और वो भी कौन से होते थे, ब्राह्मण होते थे या राजा होते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वीमेन थिंकर, कहीं कहीं पर यहाँ पर वीमेन थिंकर्स का मेंशन है। जैसे गार्गी। गार्गी एक फेमस जो है कौन थी, फेमस थी फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। ये जो है अपने लर्निंग के लिए फेमस थी और ये पार्टिसिपेट करती थी रॉयल कोर्ट्स में, डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। अब जो गरीब लोग थे वो बहुत ही रेयरली पार्टिसिपेट करते थे इन डिस्कशंस में। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकाम जाबाला। सत्यकाम जाबाला। अब इसमें क्या है, ये एक पुअर पर्सन का एग्जाम्पल है। हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जिसका नाम जो है अब उसकी माँ के नाम से आया है। उसकी माँ का क्या नाम था, उसकी माँ जो थी स्लेव वुमेन थी, मतलब दासी थी, उसका नाम था जबाली। उसी से इनका नाम क्या आया है, सत्यकाम जबाला। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। अब जो सत्यकाम जबाला हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा आंतरिक इच्छा थी कि वो रियलिटी के बारे में समझें, रियलिटी के बारे में जानें। वाज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम। गौतम जो ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया एज ए स्टूडेंट सत्यकाम जबाला को, एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। और सत्यकाम जवाला उस टाइम के एक बेस्ट नोन थिंकर के रूप में सामने आते हैं। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। अब उपनिषद के बहुत सारे आइडियाज को बाद में हम देखेंगे कि शंकराचार्य ने भी डेवलप किया है। ठीक है, शंकराचार्य भी थिंकर हैं एक, जिनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में, राइट। अब इसके पहले हमने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेंशन क्या किया हुआ है, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है उसको 6 स्कूल में बांटा गया है। ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज़ कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। दीज आर नोन एज, इनके नाम क्या क्या हैं आप लोग देखेंगे कि वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा। ये कौन से हैं, ये 6 जो हैं हमारे स्कूल हैं इंडियन फिलॉसफी के। कौन कौन से, इनको याद कर लीजिएगा, वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत। दीज 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी आर सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय सेजेस। अब इनको कौन कौन फाउंड किए थे, उनका नाम दिया गया है कोनड, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यास। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। These philosophies still guide scholarly discourse in the country. German-born British Indologist Friedrich Max Muller has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. मतलब जो मैक्स मुलर है, जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट हैं मैक्स मुलर, तो वो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 6 सिस्टम थे, फिलॉसफी थी जो 6, ये इनको जो है कई जनरेशन में डेवलप किया गया था, सबका अलग-अलग थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद ये हमारी जो 6 फिलॉसफी हैं वो डेवलप हुई हैं। अब इनके बारे में मैंने आपको अपनी एक शॉर्ट नोट्स में भी एक्सप्लेन किया है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। इंडियन फिलॉसफी में देखिए पहला जो है न्याय। न्याय में हम लोग क्या देखेंगे कि स्कूल ऑफ लॉजिक कहते हैं इसको। न्याय को क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ लॉजिक। इसके जो फाउंडर थे ऋषि गौतम थे। ये लॉजिक, रीजनिंग और नॉलेज पे बेस है। इसमें क्या है, इसके टीचर्स क्या है, ट्रू नॉलेज कम्स थ्रू 4 मीन्स परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपेरिजन। आपको इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि न्याय जो है उसको स्कूल ऑफ लॉजिक कहते हैं। इसका एम क्या है, अटेन लिबरेशन बाय नोइंग द ट्रूथ एंड रिमूविंग इग्नोरेंस। ये हर चीज़ के लिए लॉजिक ढूंढता है। ठीक है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत, उसके लिए इसको क्या चाहिए, लॉजिक। ये है न्याय। अब दूसरा जो आता है आपका वैशेषिका। इसको क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ एटमिज्म। ये जो है मतलब इसका क्या मानना है कि वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब पूरा वर्ल्ड जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। और इसको इसको किसने जो है फाउंड किया था, कन्नड़।
एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड थ्रू एटम्स। अब उसके बाद हम तीसरा नंबर देखते हैं सांख्य। सांख्य को क्या बोला जाता है? द स्कूल ऑफ इन्यूमरेशन। इसको ऋषि कपिल कपिल ने जो है फाउंड किया था। इसमें क्या है कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। इस यहाँ पर यूनिवर्स को दो भागों में बांटा गया, पुरुष जिसको हम बोलते हैं सोल, एंड प्रकृति मैटर। मतलब केवल यूनिवर्स में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्या? पुरुष सोल और प्रकृति मैटर। ठीक है। प्रमोट सेल्फ रियलाइजेशन को ये प्रमोट करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर योग। योग को क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखाया, ये इसके जो है फाउंडर महर्षि पतंजलि हैं। इसमें क्या सिखाया गया है कि अष्टांग योग। ठीक है। अष्टांग योग में जो है ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको इतना ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या आप फोकस करते हैं कि कंट्रोलिंग माइंड एंड अचीविंग पीस, डिसिप्लिन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। ये यहाँ पे आपका योग फिलॉसफी है। उसके बाद हम पांचवा नंबर देखते हैं मीमांसा। इसको क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ वैदिक रिचुअल्स। इसको ऋषि जैमिनी ने फाउंड किया था। इसमें परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड रिचुअल्स एज पर वेदास लीड्स टू गुड रिजल्ट। इनका ऐसा मानना था कि अगर हम वेद के अनुसार ड्यूटी को अपने परफॉर्म करेंगे, रिचुअल को परफॉर्म करेंगे, तो उससे हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुल मिलाकर ये जो है वेद को फॉलो करते हैं और राइटियस जो राइट ड्यूटीज होती हैं उनको फॉलो करते हैं, अच्छे कर्म। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? वेदांत, द एंड ऑफ द वेदास। ठीक है। इसको व्यास, ऋषि व्यास जो थे बद्रायन, उन्होंने जो है इसको फाउंड किया था। इसमें क्या है? ब्राह्मण द अल्टीमेट रियलिटी एंड द आत्मन सोल आर वन। इनका मानना था कि जो ब्राह्मण है मतलब यूनिवर्सल सोल है, और जो आत्मन है इंडिविजुअल सोल, ये दोनों एक ही हैं। सीज वननेस इन ऑल एग्जिस्ट है, मतलब ये हर चीज को कहते हैं कि सब कुछ सिर्फ एक ही में समाहित है, सबका एग्जिस्टेंस केवल एक ही है। सीज वननेस इन ऑल एग्जिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये छह जो हमारे इंडियन फिलॉसफी में स्कूल्स हैं, तो इनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, इनके फाउंडर कौन है, और क्या इनका जो है मेन टीचिंग है, मेन फोकस क्या है, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वाइज बेगर की स्टोरी दी हुई है, इसको भी हम लोग कवर करते हैं कि इसमें क्या दिया है। Here is a dialogue based on a story from one of the most famous उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। यहाँ पर ये जो कहानी दी हुई है ये कहाँ से है? छंदोग्य उपनिषद से दी हुई है। इसमें क्या है कि शौनक एंड अभिप्रातरिन, ये दो कौन है? दो ऋषि हैं। टू सेजेस हु वर्शिप्ड द यूनिवर्सल सोल। ये दो ऋषि हैं जो क्या करते हैं? यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं। ठीक है। जो ब्राह्मण है, यूनिवर्सल सोल है, उसको ये लोग वर्शिप करते हैं। Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. अब एक बार क्या होता है कि जैसे ही ये लोग खाने के लिए बैठते हैं, तो एक भिखारी आता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनक सेड। अब जो ऋषि थे उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। लर्न सर, whom डू यू वर्शिप। अब वो जो भिखारी है वो पूछते हैं कि आप किसकी पूजा करते हैं? तो वो बोलते हैं कि द यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो वो बोलते हैं, जो भिखारी है वो बोलते हैं कि मतलब आपको पता है कि जो यूनिवर्सल सोल है वो सबको जो है फिल करते हैं, पूरे एंटायर वर्ल्ड में, मतलब यूनिवर्सल सोल ही है जो फिल करती है, राइट। तो वो बोलते हैं हाँ हमको पता है। तो इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू। मतलब अगर आप देखते हैं कि यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ल्ड को फिल करती है, तो मतलब ये मुझे भी फिल करती है। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ? बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड का एक पार्ट ही हूँ। बेगर ने पूछा। तो यू स्पीक द ट्रूथ। तो अब वो ऋषि कहते हैं कि हाँ तुम सही कहते हो। देन ओ सेजेस, बाय नॉट गिविंग माई फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। तो मतलब वो बोलता है, भिखारी बोलता है कि मतलब ऋषि आप लोग मुझे खाना ना दे करके क्या कर रहे हैं? आप लोग जो है यूनिवर्सल सोल को खाना देने से डिनाई कर रहे हैं। द सेजेस रियलाइज द ट्रूथ। उन्होंने ट्रूथ को रियलाइज किया जो बेगर ने बोला, और शेयर देयर फूड विद देम हिम, मतलब बेगर के साथ उन्होंने अपने फूड को शेयर किया। तो इस तरीके से ये स्टोरी छंदोग्य उपनिषद से हमने देखा। अब हम देखते हैं पाणिनि के बारे में, जो ग्रामेरियन थे। ठीक है। इनके बारे में क्या दिया हुआ है? इन्होंने संस्कृत ग्रामर में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि। ठीक है। पाणिनि जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। इन्होंने क्या किया? ग्रामर फॉर संस्कृत प्रिपेयर किया, राइट।
He arranged the vowels and consonant in a special order and then used these to create formulae like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formulae, around 3000 of them. मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो है वॉवेल्स जो थे और कॉन्सोनेंट थे, जो स्वर थे और ये व्यंजन थे, इन सभी को एक स्पेशल ऑर्डर में व्यवस्थित किया और उसके बाद फार्मूले वगैरह बनाए। मतलब इनका जो आपको याद रखना है कि पाणिनि जो है संस्कृत ग्रामर को लिखते हैं, ये जो है ग्रामेरियन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब दूसरे रिलीजन में आते हैं। हमने अभी तक बुद्धिज्म देख लिया, इसके फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध थे, और इनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। अब जो दूसरा रिलीजन इस टाइम पर इमर्ज कर रहा था वो कौन सा था, वो था आपका जैनिज्म। अब जैनिज्म में क्या होता है, अब ये चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। द लास्ट 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनाज वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, दैट इज 2500 ईयर्स एगो। अब देखिए, जैनिज्म में आपके तीर्थंकर होते हैं। जब हमने गौतम बुद्ध के बारे में देखा, जब हमने बुद्धिज्म के बारे में देखा, तो वहां पर पता चला कि गौतम बुद्ध थे जिन्होंने इसको बुद्धिज्म को फाउंड किया था, ठीक है। लेकिन जब जैनिज्म में हम देखते हैं तो महावीर जो थे, वर्धमान महावीर, उन्होंने इसको फाउंड नहीं किया था। वो 24th और लास्ट तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कौन थे, मतलब जो ये इनके जो गुरु लोग होते थे ना, इनको तीर्थंकर्स कहा जाता था। तो इनके जो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे वो वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर का जो बर्थ था वो कब हुआ था, देखिए उनका 563 बीसी में हमने देखा है, और इनका होता है एक सेकेंड, इनका होता है 540 बीसी में। वर्धमान महावीर का जो बर्थ है वो होता है 543 बीसी में, ठीक है। ही वाज अ क्षत्रिय, ये भी कौन थे, क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध भी कौन थे, क्षत्रिय थे। प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ। वज्जी संघ के जो लिच्छवी थे, ये भी संघ से ही बिलोंग करते थे। वो भी संघ या गढ़ से बिलोंग करते थे, ये भी संघ से बिलोंग करते थे। लिच्छवी थे, उनके जो ये प्रिंस थे, अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 5 में हमने पढ़ा ही है वज्जी के बारे में। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने के लिए चले गए। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, अब 12 साल तक ये जो है बहुत ही हार्ड लाइफ और अकेले जो है जीवन जीते हैं। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड इनलाइटनमेंट, और 12 साल के बाद इनको क्या है, इनलाइटनमेंट मिल जाता है, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, men and women who wished to know the truth must leave their homes, उन्होंने बहुत ही सिंपल डॉक्ट्रिन बताया, क्या, कि men and women, कोई भी जिनको ट्रुथ जानने की इच्छा है वो सबसे पहले अपना घर छोड़े। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, उनको कौन कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए, पहला है देखिए अहिंसा, मीन्स नॉन वायलेंस, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, मतलब किसी भी लिविंग बींग को आप हर्ट नहीं कर सकते या फिर उसको किल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑल बींग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव, ठीक है, सभी लोगों को लंबे समय तक रहना है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सभी चीज़ों सभी के लिए लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। ऑर्डनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत, अब इन्होंने भी जो है प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करके अपनी टीचिंग्स दी लोगों को। अब ये प्राकृत लैंग्वेज चूँकि आम लोगों की भाषा थी तो लोगों को आसानी होती थी सब कुछ समझने में। फिर उसके बाद क्या हम देखते हैं कि देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अब उस समय पर जो प्राकृत थी ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती थी। क्यों, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से बोली जाती थी, उसका अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा कि जो प्राकृत है मगध में जब बोली जाती थी उसको क्या बोलते थे, मगधी, उसको बोलते हैं मगधी, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनाज, जो महावीर के फॉलोअर्स थे उनको क्या बोला गया, जैनाज, हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइफ्स, उन लोगों को बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। बेगिंग फॉर फूड, खाने के लिए जो है मांगना पड़ता था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनको बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट ईमानदार होना पड़ता था। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और जो है चोरी उन लोगों को नहीं करना होता था, मतलब चोरी स्ट्रिक्टली मना थी। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी का पालन करना पड़ता था। नॉट टू स्टील मतलब अपरिहार्य, और उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, अहिंसा जो होगा, नॉन नॉन वायलेंस, ठीक है। अपरिग्रह,
ठीक है, नॉट टू स्टील अपरिग्रह बोलते हैं। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी ब्रह्मचर्य एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स। और लोगों को सब कुछ का त्याग करना पड़ता था, सब कुछ में आपके क्लॉथ्स मतलब कपड़ों का भी त्याग करना पड़ता था। जो जैनिज्म को फॉलो करते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, सब कुछ का त्याग देना होता था, राइट। तो ये सब इनके रूल्स थे जो इनको फॉलो करना होता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वीमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। अब लोगों के लिए, जो कॉमन लोग थे, उनको ये रूल्स फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा कठिन लग रहा था। नेवर दलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स, फिर भी हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। ये जो नया एक जीने का तरीका था, उसको सीखने के लिए, उसको सिखाने के लिए, दोनों के लिए जो है हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा। मेनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम विद फूड। अब बहुत सारे लोग जो अपना घर नहीं छोड़ सके, वो क्या करते थे, वो इन लोगों को सपोर्ट किया करते थे। जो मॉन्क्स बन जाते थे, नन्स बन जाती थी, उन लोगों को ये सपोर्ट करते थे, उन लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड किया करते थे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाई ट्रेड। अब जैनिज्म को मेनली सपोर्ट कौन कौन करता था, जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, हु हैड टू किल, ये सब जो है इनको सपोर्ट करते थे। हु हैड टू किल मतलब ट्रेडर्स सपोर्ट करते थे, फार्मर्स जो है सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि फार्मर्स जो हैं उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है। अब एग्रीकल्चर में उनको जो है पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करना पड़ता था, इंसेक्ट वगैरह को मारना पड़ता था, जबकि जैनिज्म में ये सब अलाउड नहीं था। तो जो फार्मर्स थे, हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। उन लोगों को ये रूल्स फॉलो करना काफ़ी कठिन लगा, क्योंकि ऐसा अगर वो इंसेक्ट वगैरह को नहीं मारते हैं तो उनकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। तो over hundred of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, तमिल नाडु एंड कर्नाटका। तो मतलब आप देखेंगे कि कई सारे सालों में जैनिज्म जो है अलग अलग पार्ट में इंडिया के जो है डेवलप होती है। कहाँ कहाँ, जैसे नॉर्थ इंडिया में आप लोग देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, तमिलनाडु में, कर्नाटका, ये सब जगह पे स्प्रेड हो जाता है। द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। अब जो महावीर की टीचिंग थी, उनकी फॉलोअर्स की टीचिंग थी, वो ओरली मतलब मौखिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सेंचुरीज तक ट्रांसमिट हो रही थी, इधर से उधर, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो। आज से 1500 साल पहले गुजरात वल्लभी में फिर इनको लिखा गया था। इसके पहले जो है मौखिक रूप से ये जो है ट्रांसमिट किया जा रहा था। अब देखो, यहाँ पर जैन वर्ड को बताया गया है कि इसका क्या है। द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जिन। जिन शब्द से जैन वर्ड की उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब क्या है, कॉन्करर। जो मतलब अपनी इंद्रियों को जीत लेता है उसको बोलते हैं जिन। तो और जो इसको फॉलोअर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैन। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संघ। अब ये संघ क्या होता है, संघ को समझते हैं कि संघ क्या होता है। ठीक है। बोथ द महावीर एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। अब महावीर और बुद्ध दोनों को ही ऐसा लगता था कि जो लोग घर छोड़ देते हैं, उन्हीं लोगों को जो है ये समझ में आएगा कि ट्रू नॉलेज होता क्या है। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। तो उन्होंने क्या बनाया, संघ बनाया। मतलब गौतम बुद्ध ने भी संघ बनाया बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने वालों के लिए, महावीर ने बनाया जैनिज्म वालों के लिए। संघ होता क्या था, एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। जो मतलब अपने घरों को छोड़कर आते थे, उन लोगों का एक एसोसिएशन था, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, संघ। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पीटक। अब विनय पीटक जो है बुक है, बुद्धिज्म की इम्पोर्टेंट बुक है। तीन जो है बुक्स हैं, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्य पीटक। तो जिसमें विनय पीटक है, उसमें क्या दिया हुआ है, बुद्धिस्ट संघ के बारे में जो रूल्स हैं वो सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। ठीक है। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वीमेन। मतलब मेन एंड वीमेन के लिए अलग ब्रांचेस थी। ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ। सभी लोग जो है संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन, अब देखो सभी लोग ज्वाइन तो कर सकते थे, लेकिन कुछ कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि अगर कोई चिल्ड्रन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स की। अगर कोई स्लेव जो दास हैं, उनको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, मास्टर्स, जो उनके मास्टर्स से मालिक हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। जो लोग राजा के लिए काम करते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी राजा से संघ को ज्वाइन करने के लिए। और जो लोग डेटर्स हैं, मतलब कि जिनके ऊपर कर्जा है, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी जिनने उनको कर्जा दिया हुआ है।
ठीक है। वीमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। अब अगर वीमेन चाहती हैं संघ को ज्वाइन करना तो उन्हें उनके हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी। मेन एंड वीमेन हु ज्वाइंड द संघ लेड सिंपल लाइव्स। अब जो लोग इस संघ को ज्वाइन करते थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर टाइम वो लोग क्या करते थे, मेडिटेट करते थे। और उसके अलावा दे ये वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेक फॉर फूड ड्यूरिंग फेस्ट आवर्स। ये लोग क्या करते थे, सिटीज जाते थे, विलेज जाते थे, मतलब अलग अलग जो है जगहों पर जाते थे, किस चीज़ के लिए, भोजन की डिमांड के लिए, मतलब भोजन मांगने के लिए। कुछ फिक्स आवर थे, उसी समय में वो लोग जाते थे और भोजन मांगते थे। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्खूज एंड भिक्खुनीज। मतलब इनको इसीलिए क्या कहा जाता था, भिक्खुज। प्राकृत जो वर्ड है ये भिक्खु, इसका क्या मतलब होता है, बेगर, मांगने वाला, भिखारी। तो भिक्खु बोलते थे, और जो विमेन होती थी उनको क्या बोलते थे, भिक्खुनी बोलते थे। ठीक है। इसके बाद क्या हम देखते हैं, दे टॉट अदर्स एंड हेल्प एंड वन अनदर। ये दूसरे लोगों को सिखाते थे और एक दूसरे की क्या करते थे, हेल्प करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एंड क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। अब ये क्या करते थे कि मीटिंग्स मतलब हेल्ड किया करते थे, किस चीज़ के लिए, जो कोई क्वेरल है, अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई बातचीत हो रहा है, कोई डिस्कशन डिबेट हो रहा है, तो उस चीज़ को सेटल करने के लिए ये लोग क्या करते थे, मीटिंग किया करते थे। ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, दो जो ज्वाइंट द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण, क्षत्रियाज, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टिसंस एंड स्लेव्स। तो हमने क्या देखा कि ये जो संघ को ज्वाइन करने वाले हर तरीके के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर हो गया, मतलब हर तरीके के लोग, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे वो किसी भी वर्ण से बिलोंग करते हो, सभी लोगों ने संघ को ज्वाइन किया था। मेनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। सम some of them also composed beautiful poems describing their life in the संघ। तो कई लोगों ने जो है बुद्धा की टीचिंग को लिखा, और कुछ लोगों ने जो है कई ब्यूटीफुल पोएम्स भी लिखी, जो संघ में जिस तरीके की लाइफ होती थी उसको डिस्क्राइब करती थी। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में आप लोग क्या देखेंगे कि ये एक मतलब नेचुरल, आपको ये माउंटेन दिख रहा है ना, मतलब एक बड़ी सी रॉक दिख रही है, रॉक दिख रही है ये। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग को क्या, एक यहाँ पर गेट दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पर आपको एक ये गेट दिख रहा है, और इसके अलावा ये एक प्लेस है, यहाँ पर भी आपको एक गेट दिख रहा है, रहने की जगह है। मतलब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक कट केव्स थी, ये नेचुरल केव्स हुआ करती थी, जहाँ पर ये लोग जा करके रहा करते थे। ठीक है। अ केव हॉलोड आउट द इन द हिल्स, दिस इज अ केव इन कारले। ये कारले की केव का डायग्राम है, महाराष्ट्र में है प्रेजेंट डे। मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज शेल्टर्स। इन शेल्टर्स में जो मॉन्क्स थे और नन्स थे, लोग रहा करते थे और मेडिटेट किया करते थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोनास्ट्रीज क्या होती हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि जो जैन होते थे, जो बुद्धिस्ट होते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पूरे साल भर जाते आते रहते थे, लेकिन लोगों को टीच भी करते थे। लेकिन क्या था कि द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बरसात का मौसम होता था तो इन लोगों को एक जगह पर रुकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो है इस सीज़न में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान नहीं होता था। व्हेन इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, ट्रैवल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। तो ऐसे समय में क्या होता था कि जो इनके सपोर्टर हुआ करते थे तो इनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बना देते थे। कहाँ? जैसे गार्डन्स में बना दिए, या कहीं और टेम्परेरी रूप से व्यवस्था कर देते थे। लेकिन इसके अलावा कुछ नेचुरल केव्स भी होती थी जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, हिली एरियाज में। एज टाइम वेंट ऑन मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनास्ट्रीज वर बिल्ट। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरा, तो इनके जो सपोर्टर्स थे और खुद मॉन्क्स वगैरह को भी ये रियलाइज हुआ कि एक परमानेंट शेल्टर इन लोगों का भी होना चाहिए, और इसी के लिए इन्होंने परमानेंट शेल्टर के रूप में क्या बनाया, मोनास्ट्रीज बनाई। दीज वर नोन एज विहाराज। इन मोनास्ट्रीज को किस नाम से जाना जाता था, विहाराज। ठीक है। अब यहाँ पर इसके दो पार्ट होते थे, अभी मैं आपको बताती हूँ। द अर्लीस्ट विहाराज वर मेड ऑफ वुड। जो बहुत पहले के विहार थे वो किस चीज़ के बने होते थे, वुड के बने होते थे, और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये ब्रिक्स के बनाए जाने लगे। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स। अब कुछ जो है केव्स बनाई जाती थी जो हिल्स वगैरह में
रॉक को कट करके डक करके बनाई जाती थी, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली इस तरीके की केव्स हमको देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा था कि मैं आपको विहार के बारे में बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या होता है। इनका जो मोनास्ट्री होती थी ना, ये ऐसे बटी होती थी। क्या होता था कि जैसे ये इनका एक बीच का हॉल होता था। इसको ये इनका मेडिटेशन वाला जो है एरिया होता था। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कि जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड भी हो जाता है हीन यान और महायान में। तो जब वो लोग क्या करते हैं, जो महायान वाले हैं वो मूर्ति मतलब गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर वो लोग उनकी मूर्ति रखा करते थे। बाकी आप वैसे इन जनरल टर्म में देखेंगे, ये मेडिटेशन का जो इनका जगह होती थी उसको क्या बोला जाता था, चैत्य। उसको बोलते थे चैत्य। और इसके चारों ओर कुछ रहने का स्थान होता था, हॉल्स बने होते थे बड़े बड़े। तो इन जगहों को क्या बोला जाता था, विहार बोला जाता था। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो है गेट होता था। तो ये आपका क्या स्ट्रक्चर हो गया, ये है आपका मोनास्ट्री एक तरीके की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट tells us just as the waters of rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are one and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the orders of monks। यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं कि जैसे रिवर का जो वाटर है, जब वो मिल जाता है ओशन में तो वो अपनी सेपरेटनेस भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से विलीन हो जाती है। तो उसी प्रकार से किसी भी वर्ण का, किसी भी रैंक का, किसी भी फैमिली से अगर कोई व्यक्ति आकर के बुद्धिज्म को ज्वाइन करता है तो वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, वो सारी चीज़ों को भूल जाता है, राइट। अब वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द बिहार वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ऑनर। अब जो ये मोनास्ट्रीज बनाई जाती थी तो ये क्या होते थे, ये लोग डोनेट करते थे, जो रिच मर्चेंट्स वगैरह होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, ये डोनेट किया करते थे। और द किंग, जो किंग होता था वो भी डोनेट किया करता था। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, जो कॉमन लोकल लोग होते थे वो क्या करते थे, भोजन के रूप में इनके लिए गिफ्ट लेकर आते थे, क्लॉथिंग कपड़े लेकर आते थे, मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं वो लेकर आते थे फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। इन रिटर्न रिटर्न में उनको क्या मिलता था, दे टॉट द पीपल, वो लोगों को टीच करते थे, पढ़ाते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। धीरे धीरे बुद्धिज्म जो है कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया, और इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सिस्टम ऑफ आश्रम में देखते हैं। आश्रम क्या था इसके बारे में हम इसमें समझेंगे कि अराउंड द टाइम में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, जब जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहा था तो ब्राह्मण ने एक सिस्टम डेवलप किया आश्रम का। Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate. It used instead for a stages of life. अब देखिए यहाँ पर आश्रम का मतलब वो नहीं है कि जो आश्रम में लोग रहते हैं, यहाँ पर आश्रम का मतलब है स्टेज ऑफ लाइफ। इस यहाँ पर 4 आश्रम बनाए गए थे। कौन कौन से थे वो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो हिंदुइज्म में हम क्या देखते हैं कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे ये लोग क्या करते थे, रिस्पेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य में क्या होता था कि इन लोगों को पढ़ाई करना होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, इन लोगों को शादी करना होता था और गृहस्थ जीवन में रहना होता था, इसीलिए इस आश्रम को क्या बोलते हैं, गृहस्थ। फिर उसके बाद क्या होता था कि इनको फॉरेस्ट जाना होता था और मेडिटेशन करना होता था, तो इसको हम लोग बोलते हैं वानप्रस्थ। और उसके बाद दे हैड टू गिव अप एवरी, फिर उनके पास सब कुछ त्याग देना होता था और सन्यासी बन जाना होता था, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सन्यास। ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 फेजेस थी। यूजुअली पहले समय पर 100 साल तक लोग जिया करते थे, तो 25 ईयर्स का हर एक आश्रम को डिवाइड किया गया था। मतलब 25 साल आपका ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद 50 साल तक आप गृहस्थ में रहेंगे, 50 के बाद आप वानप्रस्थ वन में चले जाएंगे, फिर उसके बाद 75 साल के बाद आप सन्यासी बन जाएंगे 100 ईयर्स तक के लिए। ठीक है, द सिस्टम्स ऑफ आश्रम अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों को मेडिटेशन के लिए भी एक टाइम अलॉट किया गया था। जनरली वेमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, लेकिन जो वेमेन थी उनको वेद को पढ़ना अलाउड नहीं था। दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, अब उनको वही आश्रम फॉलो करना पड़ता था जो उनके हस्बैंड जो है चूज करते थे उनके लिए।
ठीक। तो इस तरीके से ये आश्रम सिस्टम हमारा हिंदुइज्म में देखने के लिए मिलता है। अब इसके बाद एल्सवेयर में हम देखते हैं, एल्सवेयर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ईरान के बारे में कि जो ईरान के जोरोस्टर हैं वो कौन थे, ईरानियन प्रोफेट थे, और उनकी जो टीचिंग्स थी वो कौन सी बुक में लिखी हुई हैं, अवेस्ता। ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। मतलब इसमें जो प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, इसकी जो टीचिंग्स दी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं किससे, वेद से। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर आर कंटेन्ड इन द मैगजिम गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। तो जो इनकी जो बेसिक टीचिंग है वो इसमें दी हुई है। ठीक है। हियर इज अ वर्स फ्रॉम द जेन अवेस्ता। अब जेन अवेस्ता से एक वर्स दिया हुआ है कि लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन सेल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो मतलब वही चीज़ कह रहे हैं कि हमको, हे भगवान, हमें स्ट्रेंथ दीजिए, रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच, जिसके द्वारा ये लोग क्या कर सके, शांति वगैरह क्रिएट कर सके। फॉर मोर देन 1,000 ईयर्स, 1,000 से भी ज़्यादा सालों के लिए जोरोस्ट्रियनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन। जोरो जो ये था, ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रिलीजन, मतलब एक बड़ा रिलीजन माना जाता था। जोरोस्ट्रियनिज्म जो था बड़ा रिलीजन था। लेटर सम जोरोस्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात। अब देखिए, कुछ जोरोस्ट्रियन को आप क्या देखेंगे कि ये लोग आते हैं, माइग्रेट करके ईरान में सेटल होते हैं। ईरान से सेटल होकर के मतलब ईरान से आते हैं और गुजरात में, महाराष्ट्र में सेटल हो जाते हैं। दे वर द एंसेस्टर ऑफ टूडेज पारसी। आज की डेट में जो हमारे इंडिया में पारसी मिलते हैं, ये उन्हीं लोगों के एंसेस्टर हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र वाले पार्ट में आके सेटल होते हैं और अभी उनकी कुछ पॉपुलेशन जो है यही बची हुई है, उनके जो ये आगे की जनरेशन्स हैं। राइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको भी हम लोग ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। अब बुद्धा जो है, उन्होंने अपना जो मैसेज है लोगों को किस तरीके से देने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि हमने देखा कि उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया, जिससे लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए चीज़ें। इसके अलावा उन्होंने लोगों को बताया कि काइंड रहिए, सभी लोगों की रिस्पेक्ट करने के लिए, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो कोई भी हों, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी की रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने कारण ये बताया कि मतलब जो डिज़ायर्स हैं वो सभी दुखों का कारण हैं। तो यही सारे वेज़ थे जिससे उन्होंने लोगों को सिखाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर क्या दिया है कि ट्रू और फ़ॉल्स बताना है। ट्रू फ़ॉल्स में क्या है, बुद्धा इनकरेज एनिमल सैक्रिफाइस, नहीं, एनिमल सैक्रिफाइस को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ़ॉल्स। इसके बाद हम देखेंगे कि सारनाथ इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट वाज़ द प्लेस वेयर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। सारनाथ इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर बुद्धा ने पहली बार जो है पढ़ाया था। ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू आएगी। द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, नहीं, बुद्धा ने कहा था कि कर्म का हमारे लाइफ में प्रभाव पड़ता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। द बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट एट बोध गया, ये सही बात है, उन्हें बोध गया में ही इनलाइटनमेंट मिला था, ये हमने देखा भी है। इसके बाद क्या देखेंगे कि उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव्ड दैट द आत्मन एंड ब्राह्मण वर अल्टीमेटली वन। हाँ, ये चीज़ सही है। उन्होंने कहा था कि जो आत्मन है और जो ब्राह्मण है अल्टीमेटली वो क्या है, वन, वननेस इन्होंने बोला था। ट्रू। व्हाट वर द क्वेश्चन दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर, कि मतलब रियल ट्रूथ क्या है, जो सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म किए जाते थे वो किस लिए किए जाते हैं। तो ये सारे ट्रूथ थे, जो ये सारे क्वेश्चन थे जिनके आंसर वो लोग जानना चाहते थे। इसके अलावा व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीर, महावीर की मेन टीचिंग क्या थी। महावीर का मानना था, देखिए बुद्धिज़्म में था कि मध्यम मार्ग के लिए बोला गया था। महावीर का मानना था कि हमको एक्सट्रीमिटीज़ में जीना पड़ेगा, मतलब हमको सब कुछ, अगर आप ट्रुथ जानना चाहते हैं तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप घर छोड़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को आपको गिव अप करना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको अपने क्लॉथ्स भी गिव अप करने पड़ेंगे, मांग कर खाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं महावीर सिखाते हैं। महावीर की मेन टीचिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी देखने के लिए मिलेंगी। तो अब इसके बाद क्या है कि व्हाई डू यू थिंक अनघाज मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा की स्टोरी से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला। यही सब कारण था जिसके कारण उनकी मम्मी चाहती थी
कि बुद्धा की स्टोरी को बच्चों को बताया जाए। और डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर स्लेव्स टू जॉइन द संघ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो मतलब ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था स्लेव्स के लिए कि वो लोग क्या कर सके, संघ को ज्वाइन कर सके। क्यों? क्योंकि अब स्लेव जो है किसी के अंडर में काम कर रहा है, तो कौन चाहेगा कि जो अपने दास को वो संघ को ज्वाइन करने दे। तो ऐसा बहुत ही रेयरली होता था, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यह चैप्टर आपका पूरी तरह खत्म होता है। यहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, जिसमें क्या है उपनिषदिक थिंकर्स, जैन टीचर, महावीर एंड बुद्धा, ये सब का क्या डेट है 2500 ईयर्स एगो, मतलब 500 BC की बात है। एंड राइटिंग डाउन ऑफ द जैन टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट कब लिखे गए थे? 1500 साल पहले, मतलब लगभग 500 CE कॉमन एरा में। ठीक है, ये BC है, 2500 BC वाला बात है। ठीक है, 500 BC में। और ये 1500 ईयर्स की जो बात मैं बता रही हूँ वो 500 CE कॉमन एरा की बात है। ठीक, तो यहाँ से आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।